पोलैंड के वूश शहर में एक दोपहर पुलिस ने एक घर के अंदर रेड मारी और जैसे ही उस घर का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे, अंदर उनको किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वहां ना सिर्फ कोई रो रहा था बल्कि किसी को चुप भी करवाया जा चुका था। और जैसे ही पुलिस को इस घर की असल सच्चाई पता लगी, यकीन मानिए उनका दिमाग हिल गया। और आज तक ये केस पोलैंड देश के ऊपर एक धब्बा बनकर चमकता हुआ दिखाई देता है। एक धब्बा आपके सामने भी है स्क्रीन पर आपकी लाइक बटन का, आप प्लीज उसको पकड़कर दबाकर रगड़ दीजिए। जो भी कुछ करना हो कर दीजिए, सिर्फ वो वहां से हटेगा तो नहीं, जो भी है, लेकिन उसका रंग चेंज हो जाएगा, करके देखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में पिक में जरूर लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें पोलैंड के वूच शहर के रेडवांसा नाम के एक चौराहे पर जाना पड़ेगा। और समय था सन 2000 के आसपास का, जब ये इलाका बहुत ज्यादा बदनाम था, ना सिर्फ पोलैंड में बल्कि पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को ये समझ आ चुका था कि ये एक ऐसा चौराहा है जहां पर रहने वाले लोग कमाकर खाना जानते ही नहीं, उनको सिर्फ चोरियां करनी आती हैं। जी हाँ, यहाँ पर इतनी ज्यादा उस टाइम पर चोरियां वगैरह, लूटपाट की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि टूरिस्ट तो छोड़िए, यहाँ पर जो लोकल लोग रह रहे थे वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया था। वहां किस लेवल के उठाई गिरे चोर आ चुके थे, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि पुलिस को लगा कि अगर हम सीसीटीवी यहां पर लगा देंगे और उनकी पहचान कर लेंगे कि कौन यहां पर चोरियां कर रहा है, तो हम उनको पकड़ लेंगे। पुलिस ने आज सीसीटीवी लगवाया। 2 दिनों तक तो उन सीसीटीवीज की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर दिख रही थी, लेकिन तीसरे दिन उनके टीवी के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जितने भी सीसीटीवी कैमरे पुलिस वालों ने इस चौराहे के आसपास लगवाए थे, वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास चोर वहां से उतार कर ही ले गए। जैसे ये घटना पुलिस डिपार्टमेंट को पता लगी तो उनको इतनी ज्यादा शर्मिंदगी खुद के ऊपर महसूस हुई कि यहाँ के लोकल पुलिस के हेड ने अपनी पोजीशन से ही इस्तीफा दे दिया कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ पर इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। उसने इस्तीफा दिया, वो अपने घर जा चुका था। और सोचकर देखिए, ये सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि आने वाले कई सालों तक वो पुलिस ऑफिसर की पोजीशन खाली पड़ी रही। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पोस्ट के ऊपर आकर बैठे और यहाँ पर कुछ कंट्रोल करे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला जा रहा था, जैसा पहले चलते आया था वैसा ही अब भी चल रहा था। और इसी रेडवांसा चौराहे की सड़कों पर बने हुए काफी सारे फ्लैट जिनके अंदर आम लोकल लोग रह रहे थे, और एक्चुअल में तो यही लोग थे जो सारी चोरियां वगैरह कर रहे थे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था प्रॉपर तरीके से कि आखिर कौन कांड बैठा रहा है। खैर, रेडवांसा चौराहे की इन्हीं सड़कों पर बने हुए फ्लैट्स में से 47वें नंबर की बिल्डिंग में बने हुए एक बीच वाले फ्लैट के अंदर एन फैमिली रहा करती थी। अब आप कहेंगे एन फैमिली क्या है? तो एक्चुअल में जो भी ये परिवार रह रहा था यहाँ पर, उनकी उस टाइम पर पहचान सामने नहीं लाई गई थी। उनकी असली पहचान वहां की पुलिस द्वारा अभी रिसेंट में ही पब्लिक की गई थी। तो उस टाइम पर उस परिवार को एन फैमिली के नाम से जाना जा रहा था, सभी उनको एन फैमिली के नाम से जानते। और इसी एन फैमिली के अंदर माता पिता क्रिस्टोफ और येडविगा, इनके 3 बच्चे, मोनिका नाम की एक बड़ी लड़की और उसी के 2 छोटे भाई कामिल और एडम। तो ये 5 लोग इसी फ्लैट के अंदर आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि आस पड़ोस में जितने भी लोग रह रहे थे उनको पता ही नहीं था कि आखिर इस घर के अंदर कितने लोग हैं और कैसे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवार का अपने आस पड़ोसियों से 1% भी कांटेक्ट नहीं था। ना वो किसी से हाय हेलो करते, ना ही किसी को गिफ्ट वगैरह देते, ना ही कभी किसी से मिलने जाते। अगर कोई सामने से भी हाय हेलो कर दे तो भी वो उसका रिप्लाई नहीं देते। ये परिवार किस तरीके से अपने आस पड़ोसियों से कट चुका था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इस घर के 3 बच्चे यानी कि मोनिका, कामिल और एडम, इनको घर के बाहर नीचे खेलने की भी इजाजत नहीं थी। ये सिर्फ अपनी घर की बालकनी में आते, वहीं पर अपना जो भी खेल कूद का सामान था इन्होंने वहीं पर रखा हुआ था, उसी के साथ खेलते। बाहर नीचे एक बच्चों को खेलते हुए देखकर उनको जस्ट खुश हो जाते। लेकिन इन तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ये नीचे आकर और बच्चों के साथ खेल सके। और बच्चे इनको देखते, इनको बुलाते भी कि आओ हमारे साथ खेलो, लेकिन इनके माता पिता यानी कि क्रिस्टोफ और याडविगा ने साफ मना किया हुआ था कि तुमको किसी और के साथ नहीं खेलना, नीचे नहीं जाना। लेकिन अब आपको भी पता है कि पड़ोसी किसी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं होते। इनके घर के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट इनको बराबर वाले घर के अंदर क्या हो रहा है ये सब कुछ पता होगा और उसके बारे में जज करने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। एन फैमिली का जो घर था उसके साथ लगते काफी सारे और भी फ्लैट्स मौजूद थे, और उन फ्लैटों के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे उन सबको पता था कि आखिर इस घर के अंदर क्या चल रहा है। चाहे ये घर वाले यानी कि एन फैमिली उनको कुछ भी ना बताए, बट इनके घर के अंदर क्या चल रहा होता है, इनकी आवाजें साफ उनको सब कुछ सुनाई दे रही थी। पतली पतली तो दीवारें थी और साथ में कोई रह
रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके बराबर वाले कमरे में क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही उनको ये भी पता लग चुका था कि ये जो क्रिस्टोफ है यही एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चोर है, इस चौराहे का सबसे बदनाम चोर इसी को कहा जाता है। और ना सिर्फ इसका बड़ी बड़ी चोरियों के अंदर हाथ था बल्कि एक्चुअल में क्रिस्टोफ को बहुत गंदी लत लग चुकी थी नशे पतों की, दारू वगैरह पीने की। वो डेली रात को दारू वगैरह पीकर घर पर आता, नशे पते फूंक कर घर आता और आते ही ना सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी बहुत बेदर्दी से मार पिटाई करता। उसके हाथ में जो भी हथियार आता वो उसी से अपने परिवार वालों को पीट रहा था। उसकी पत्नी, उसकी बेटी मोनिका और उसका एक छोटा बेटा एडम, उनके साथ तो फिर भी ठीक था, उनके साथ एक अलग दुश्मनी उसकी चल रही थी, उनको भी मार पिटाई करता। बेशक ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, कभी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है उनके साथ उसकी एक अलग दुश्मनी थी। लेकिन अपने घर के सबसे छोटे बेटे कामिल के साथ उसकी एक अलग ही दुश्मनी चल रही थी। और किस बात पर? सिर्फ और सिर्फ पॉटी करने पर, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश होने पर। एक्चुअल में यहाँ क्रिस्टोफ अपने बच्चों को सिखा रहा था कि पॉटी वगैरह कैसे जाते हैं, बाथरूम कैसे यूज करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं वो तो बिस्तर वगैरह भी गीला करेंगे, पैंट वगैरह में भी सब कुछ वहीं हगेंगे, उनको हम कुछ क्या ही बोल सकते हैं, सभी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफ ने अपने बच्चों को एक अलग तरीके से ये पॉटी वगैरह करना सिखाया। उसने 1-2 साल के बच्चों को ही पीटना शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो पॉटी वाली जगह पर जाकर करे, बाथरूम का इस्तेमाल करे। और ये बात मोनिका और एडम तो बहुत जल्दी सीख चुके थे। 1-2 बार की पिटाई में ही उनको समझ आ चुका था कि आखिर बाथरूम वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेचारा कामिल वो क्या ही करे, बिल्कुल छोटा सा बच्चा गोदी में खिलाने वाला, उसको क्या ही समझ आएगा कि बाथरूम वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत कामिल के साथ ये थी कि एक किडनी डॉक्टर ने उसकी खत्म घोषित कर दी थी, एक किडनी उसकी काम ही नहीं कर रही थी। अब आप सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसकी सिर्फ एक किडनी ही काम कर रही है और उसी किडनी के ऊपर वो अपना पूरा शरीर लेकर चल रहा है। अब आपको पता होगा कि जिसकी किडनी खराब होती है उसको बार बार बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बेचारा कामिल रात को उठकर अपनी माँ से भी नहीं कह सकता, छोटा सा बच्चा, उसको बोलना भी नहीं आता। अब आप सोच कर देखिए, क्रिस्टोफ जिसको पता है कि डॉक्टर ने कामिल की एक किडनी खत्म घोषित कर रखी है, फिर भी वो उसके ऊपर दबाव बनाता कि तुम सीधा जाकर बाथरूम में जाकर जो भी कुछ करना हो वहीं करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी बहुत गंदे तरीके से पिटाई की जाएगी। और ना सिर्फ वो धमकाता बल्कि ये एक्चुअल में वो उसके साथ कर रहा था। लेकिन तब टाइम आ चुका था 1999 के आसपास का, और तब क्रिस्टोफ को वहां की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसको एक चोरी के अंदर रंगे हाथ वहीं के लोकल लोगों ने पकड़ लिया था। उसको पकड़कर पुलिस वालों के हवाले किया, पुलिस वाले उसे जेल में लेकर गए और उसे जेल में डाल दिया, जिसके बाद उसके घर की भी तलाशी ली गई ताकि चोरी किया गया और सामान बरामद किया जा सके। और जब उसके घर की तलाशी ली जा रही थी तब वहां पर उसका पूरा परिवार मिला, यानी कि याडविगा और तीनों बच्चे। और जैसे ही इन चारों लोगों ने पुलिस वालों को अपने पास आते देखा तो ये बहुत ज्यादा खुश हुए। इन्होंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया कि एक्चुअल में क्रिस्टोफ उनके साथ क्या क्या करता है। पुलिस वालों ने सबसे पहले तो तीनों बच्चों को वहां से निकालकर एक अनाथालय के अंदर शिफ्ट किया ताकि उनकी एक अच्छी से केयर की जा सके। इसके अलावा याडविगा को भी वो घर छोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। और जब तकरीबन 8 महीने की जेल काटने के बाद क्रिस्टोफ जेल से बाहर आया, वहां से निकलकर सीधा अपने घर गया, वहां उसे ताला लटका हुआ दिखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसका पूरा परिवार कहां पर है। उसने याडविगा को ढूंढना शुरू किया, याडविगा उसे मिली। याडविगा ने बताया कि एक्चुअल में तीनों बच्चों को पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले रखा है, मतलब कि एक अनाथालय में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि हम अपने बच्चों को किस हालातों में रख रहे हैं। जैसे ये चीज क्रिस्टोफ को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो सीधा पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस वालों से बात करी, लेकिन पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम अपने बच्चों का ध्यान सही से नहीं रख रहे हो और हम तुमको उनकी कस्टडी नहीं देंगे। और दूसरी बड़ी बात, तुम याडविगा के साथ शादीशुदा भी नहीं हो, इसलिए हम तुमको उन बच्चों की कस्टडी नहीं दे सकते। जेल से बाहर निकलकर वापस याडविगा के पास आया, याडविगा से सारी चीजें डिस्कस करी। याडविगा ने ही उसे सलाह दी कि अगर हम शादी कर ले तो हम बच्चों की वापस कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। ये बात डिस्कस करके अगले दिन ही इन दोनों ने, यानी कि क्रिस्टोफ और याडविगा ने शादी कर ली और उससे अगले दिन जाकर उन्होंने कोर्ट में वापस अपने बच्चों की कस्टडी को क्लेम किया। और कोर्ट को लगा कि ठीक, अब तो ये दोनों शादीशुदा भी हो चुके हैं, 8 महीने की जेल इस क्रिस्टोफ ने भी काट ली है, अब तो ये शायद सुधर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वापस इनके हवाले कर दो, बच्चों को भी अपने माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। वहां से उस अनाथालय से तीनों बच्चों को वापस निकालकर इसी घर के अंदर, इसी फ्लैट के अंदर वापस शिफ्ट कर दिया गया। और यही सबसे बड़ी, या मैं कहूं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी। लेकिन बच्चों की कस्टडी देने से पहले कोर्ट ने यह भी ऑर्डर सुनाया कि बेशक तुम अपने पास अपने बच्चों को तो रख लो, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर टाइम टू टाइम तुम्हारे घर आकर ये चेक करेगा कि क्या तुम्हारे बच्चे सेफ है या नहीं, उनको तुम कुछ दिक्कत तो नहीं दे रहे हो। अगर तुमने कुछ भी उनके साथ गलत किया तो हम फिर से तुम्हारे तीनों बच्चों को वहां से निकालकर हम अपने पास उनको रखेंगे और दोबारा तुम अपने बच्चों की
कस्टडी को क्लेम भी नहीं कर पाओगे। जैसे ये बात इन याडविगा और क्रिस्टोफ ने सुनी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी, आप इनको हमारे हवाले करो और आगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आपको कभी भी दोबारा गलती नहीं मिलेगी हमारी। तीनों बच्चे वापस इस घर के अंदर आ चुके थे, याडविगा और क्रिस्टोफ भी अब वापस इसमें शिफ्ट हो चुके थे। सितंबर 1999 में, यानी कि सितंबर 1999 में पुलिस ऑफिसर पहली बार इस घर में चेकिंग के लिए गया कि क्या बच्चे ठीक है या नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया, याडविगा ने दरवाजा खोला, वो पुलिस ऑफिसर अंदर गया और उसको सबसे पहले अंदर जाते ही एडम यानी कि इस घर का बड़ा लड़का वो मिला और उसके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको बहुत ज्यादा मारा पीटा हो। और जैसे ये चीज एडम के चेहरे पर उस पुलिस ऑफिसर ने देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर इसको क्या हुआ है। वो याडविगा से पूछने लगा कि इसको क्या हुआ है। याडविगा ने बहुत ही चालाकी से पुलिस ऑफिसर के सामने कहानी बनानी शुरू कर दी कि नहीं नहीं जनाब कुछ नहीं हुआ, ये तो एक्चुअल में बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं घर के अंदर और ये जो दरवाजे के ऊपर हमारा डोर नॉब लगा हुआ है ना, ये जो हैंडल है, इससे ये टकरा गया था और सीधा इसके मुंह पर लगा और उसके बाद ये चोट का निशान इसके ऊपर आ गया था, है ना एडम, ऐसा ही तो हुआ था ना तुम्हारे साथ। एडम अब बेचारा क्या करता, उसने भी हाँ में सर हिला दिया। अब जैसे ही एडम ने कहा तो पुलिस ऑफिसर को भी इस स्टोरी के ऊपर विश्वास हो गया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से खेला करो। ये कहकर पुलिस ऑफिसर घर से बाहर गया। अब वापस इस घर के अंदर नॉर्मल रूटीन चल रही थी। आने वाले महीनों में फिर से यही पुलिस ऑफिसर बार बार अपने टाइम टू टाइम उसने रूटीन चेकअप इस घर का लिया। लेकिन इन्हीं चेकअप के अंदर उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू कर दी कि घर वो जैसे ही जाता है उसको याडविगा मिलती है, क्रिस्टोफ भी मिलता है, मोनिका भी मिलती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे, बाकी के जो दोनों लड़के थे वो गायब थे। जैसे ही वो उन दोनों लड़कों के बारे में इस परिवार वालों से पूछता, यानी कि क्रिस्टोफ और याडविगा से पूछता, तो ये दोनों हमेशा यही कहते कि उनके दोनों बच्चे इसकी दादी के घर पर गए हैं, वो शहर से दूर रहती है, उनको इस घर के अंदर थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो हमने उन दोनों बच्चों को अपनी दादी के घर शिफ्ट कर दिया। 2-3 महीनों तक यही कहने के बाद उन्होंने अपना बहाना बदल दिया कि नहीं हमारे दोनों बच्चों को कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने उनको एडमिट कर रखा है, हम भी अभी अपने सामान लेकर सारा डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, वहीं पर उनकी देखभाल वगैरह करेंगे तो हमको कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा। अब जैसे ये चीज़ वो पुलिस ऑफिसर सुनता, उसको कुछ ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो वापस आए हॉस्पिटल से और जैसे ही घर आए तो उनको एक बार हमारे पास रिपोर्ट जरूर करिएगा। क्रिस्टोफ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, आप टेंशन मत लो, जैसे ही वो आएंगे हम आपके पास लेके आएंगे। अब पुलिस वालों ने तो नहीं, लेकिन आस पड़ोसियों ने जरूर नोटिस कर लिया था कि इस घर के अंदर मोनिका तो दिखाई देती है लेकिन बाकी दोनों बच्चे कभी दिखाई नहीं देते। अगर वो दादी नानी के घर भी गए हैं तो कभी तो घर वापस आएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट है तो कभी तो घर वापस आएंगे, लेकिन यहाँ वो दोनों बच्चे गायब थे। बेचारी मोनिका अकेले ही बालकनी के अंदर, इस घर की जो बालकनी थी, इस फ्लैट वाली बालकनी में वो अकेली ही खेलती हुई दिखाई देती। अकेले वो वहां आकर बाहर खड़े हो जाती, नीचे खेलते हुए बच्चों को देखती, अपना टाइम पास करके वापस चली जाती। और अब आप सोच कर देखिए बेचारी मोनिका को ये याडविगा और क्रिस्टोफ दोनों घर के अंदर लॉक करके कई कई दिनों तक बाहर अपना काम धंधे के लिए चले जाते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या काम धंधा कर रहे थे, लेकिन यहाँ मोनिका बेचारी अकेली रोती रोती बालकनी में खड़ी रहती, वो सारा दिन चिल्लाती रहती कि उसे घर से बाहर निकालो, उसे इस घर के अंदर नहीं रहना। अब बेचारे पड़ोसी भी क्या ही कर सकते थे। वो जैसे ही मोनिका बालकनी में बाहर आती, पड़ोसी उसे देखते तो उसको यही कहते कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे, तुम अभी अंदर जाके आराम से बैठो। मोनिका उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी कि आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है। बिल्कुल ही हद हो चुकी थी, कई हफ्ते हो चुके थे याडविगा और क्रिस्टोफ को अपने घर से गए हुए। बेचारी बच्ची छोटी सी मोनिका वो अपने घर के अंदर अकेली थी, वो बाहर आकर रोती रहती बालकनी में। आने जाने वाले लोगों से यही पूछती कि क्या वो इस बालकनी से नीचे कूदे तो क्या वो मर जाएगी या फिर बचेगी। अब जैसे ये चीज़ पड़ोसी सुनते तो उसको बस यही कहते कि तुम अंदर जाओ आराम से, तुम्हारे माता पिता के आने का वेट करो, वो आएंगे, तुम्हारे साथ जो भी दिक्कत है वो सोल्व करेंगे, हम तो क्या ही कर सकते हैं। ये बात सुनकर मोनिका अंदर चली गई और उसी शाम आस पड़ोसियों को एक शीशा टूटने की आवाज़ सुनी। जैसे ही वो लोग शीशा टूटने की आवाज़ सुन के बाहर आए देखने के लिए कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, तभी उन्होंने इस फ्लैट की तरफ देखा। इस फ्लैट की खिड़की टूटी हुई थी और इस खिड़की के अंदर कोई और नहीं बल्कि मोनिका ने अपना पूरा शरीर बाहर की तरफ झुका रखा था। वो बार बार सभी पड़ोसियों से यही बोल रही थी कि या तो उसकी दादी को कांटेक्ट कर दो, कोई उसकी दादी को जाकर बुला कर ले आओ, या फिर वो इस खिड़की से नीचे कूद रही है। अब नीचे खड़े पड़ोसियों ने उसको समझाने की कोशिश करी कि ऐसा बिल्कुल मत करो, तुमको चोट लग जाएगी, तुम वापस अंदर जाओ, जो भी होगा तुम्हारे पेरेंट्स ही आकर देखेंगे, बाहर से भी ताला लगा हुआ है, हम अंदर भी नहीं आ सकते, तो इसलिए तुम अंदर जाओ, तुमको फालतू में चोट लग जाएगी। मोनिका डर चुकी थी, वो वापस अंदर गई। लेकिन अगले ही दिन फिर से पड़ोसियों को एक बच्ची के बहुत जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आवाज़ सुनकर फिर से पड़ोसी बाहर की तरफ गए, उन्होंने देखा कि इसी फ्लैट की बालकनी से एक बच्ची नीचे की तरफ लटक रही है और
उसका हाथ छूटते वो सीधा नीचे आगे गिरेगी। और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि या तो पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लो या फिर उसकी दादी को यहाँ बुला लो, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये बात सुनकर पड़ोसियों ने कहा कि ठीक है, हम पुलिस वालों को बुलाते हैं, तुम एक बार बालकनी में तो वापस छोड़ो, ऐसे थोड़ी ना लटके लटके पुलिस आएगी। वो वापस बालकनी में चढ़ी। पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर चाँव चाँव करते हुए पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले नीचे गाड़ी से उतरे, मोनिका से बात करने की कोशिश करी। मोनिका बार बार उनको यही बोले जा रही थी कि मुझे अपने घर के अंदर नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि यहाँ की पुलिस कितनी बर्बाद हो चुकी थी, कौन सा डीजल उन्होंने सूंघा हुआ था जो इस नशे में ये बोल रहे थे कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स ही आकर तुमको देखेंगे, बजाय अंदर जाकर चेकिंग करने के कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या दिक्कत है और इसके माता पिता इतने टाइम से है कहां पर। आस पड़ोसियों ने बताया कि कई हफ्ते हो चुके हैं इसके माता पिता यहां पर नहीं आए, इस बच्ची को अंदर लॉक करके जा चुके हैं। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, घर बाहर से बंद है, हम तोड़कर अंदर नहीं जा सकते। ये बात बोलकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी पुलिस वालों की वहां से निकल चुकी थी। मोनिका बेचारी वापस अपनी बालकनी में खड़ी थी। आस पड़ोसी जो थे वो वापस अपने घरों के अंदर जा चुके थे। लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी ये सोचने की या फिर समझने की कोशिश नहीं करी कि एक छोटी सी बच्ची वो अपने ही घर के अंदर इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है, और दूसरी सबसे बड़ी बात उसके माता पिता है कहां पर। क्यों ये बच्ची बार बार बालकनी से नीचे कूदने की धमकी देती है, क्यों वो शीशा तोड़ती है, क्यों वो खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश करती है, किसी ने भी नहीं सोचा। लेकिन जल्दी ही सभी को अब जवाब मिलने वाला था, और जवाब जो निकला वो एक धब्बा बनकर निकला पूरी इंसानियता के ऊपर। आने वाले टाइम के अंदर वही पुलिस ऑफिसर बार बार इसी घर के ऊपर आता, बाहर ताला लटका हुआ देखता, लेकिन उसको अंदर से आवाज़ें आती कि जरूर अंदर कोई है, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ देखकर वो वापस अपने पर्चे में यही लिखकर चला जाता कि मैं तो यहाँ पर आया था लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था, घर के अंदर कोई नहीं था, तो मैं किसकी चेकिंग करूँ। कई महीनों तक यही चलता रहा, और जब पुलिस वालों को लगा कि नहीं अब तो हद हो चुकी है, क्रिस्टोफ को यह कहा गया था कि हर महीने पुलिस ऑफिसर तुम्हारे घर पर आएगा और तुमको तुम्हारे तीनों बच्चे वहां पुलिस वालों को दिखाने पड़ेंगे कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन अब कई महीने बीत चुके थे, अभी तक पुलिस वालों को उन तीनों बच्चों की कोई खबर नहीं मिली थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ क्रिस्टोफ के खिलाफ एक वारंट इशू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो है कहां पर। जैसे ही क्रिस्टोफ के खिलाफ एक अरेस्टिंग वारंट जारी किया गया, क्रिस्टोफ को पता नहीं कहां से पता लग चुका था और वो अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस वालों को अब काफी दिक्कत होने वाली थी उसको ढूंढने में, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस छोटे से शहर में 2000 से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ इस तरीके के अरेस्टिंग वारंट इशू किए जा चुके थे। पुलिस किस किस को ढूंढती, किस किस को अरेस्ट करती। जिसके बाद ये अरेस्टिंग वारंट की सुनवाई जो थी वो सीधा कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में जज ने ये ऑर्डर दिया कि ठीक है, क्रिस्टोफ और याडविगा अगर पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे तो उनके बच्चों को उनके घर से बाहर निकालो। लेकिन यहीं पर एक लूप होल वहां फंस चुका था कि बिना माता पिता को बताए उनके घर से उनके बच्चों को पुलिस वाले नहीं निकाल सकते थे। जज को जैसे ये बात समझ में आई तो वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर वो क्या निर्णय सुनाए। माता पिता का कोई पता नहीं है, बच्चों को वो कैसे निकाले, लेकिन बच्चों को भी निकालना तो जरूरी था। ऐसे ही एक दिन रैंडम चेक पर पुलिस वालों की गाड़ी इस फ्लैट पर पहुंची। सारे पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर ऊपर फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते हुए फ्लैट के गेट के सामने खड़े थे। दरवाजे को खटखटाया गया, बाहर से ताला लगा हुआ था लेकिन अंदर से कोई भी खोलने के लिए नहीं आया। खोलता कैसे, ताला तो बाहर से लगा हुआ था। लेकिन पुलिस वालों ने ध्यान से सुना कि कोई तो है अंदर जिसकी आवाजें आ रही हैं। दो पुलिस वालों ने दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुना और वो कंफर्म हो चुके थे कि जनाब कोई तो अंदर है जिसकी आवाजें आ रही हैं, खटपट खटपट की, कोई है जो अंदर चल फिर रहा है। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने नोटिस करी तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की बजाय वो सारे नीचे आए। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया क्योंकि सीढ़ी तो ऑब्वियसली उनके पास ही होती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फायर ब्रिगेड वालों ने सीधा सीढ़ी उस बालकनी तक लगाई। दो पुलिस वाले उस बालकनी से होते हुए घर के अंदर पहुंचे और अंदर कोई और नहीं बल्कि याडविगा खुद मौजूद थी। याडविगा पूरे इस फ्लैट के अंदर अकेली थी, बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने जाते उससे पूछा कि तुम यहाँ पर हो, क्रिस्टोफ कहाँ पर है और तीनों बच्चे कहाँ पर है। उसने कुछ नहीं बोला। खैर पुलिस वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत बताओ, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। और अब यहाँ पुलिस वालों का सबसे पहला काम था तीनों बच्चों को ढूंढना। उन्होंने घर की तलाशी शुरू करी, इधर उधर जा जाकर देखा लेकिन उनको कहीं भी तीनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी सभी पुलिस वालों का ध्यान एक कमरे के अंदर कोने में रखी हुई अलमारी में जा रहा था जिसका आधा दरवाजा खुला हुआ था। बार बार पुलिस वाले उसी अलमारी को देख रहे थे क्योंकि याडविगा बार बार उसको देख रही थी। उसको डर था कहीं पुलिस वाले इस अलमारी की तरफ ना चले जाएं। और जैसे ही पुलिस वालों को यह चीज एहसास हुई, पुलिस वाले सीधा उस अलमारी की तरफ गए। उनको लग रहा था कि इस अलमारी के अंदर कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफ खुद छुपा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर से जो निकला, यकीनन
इन सभी पुलिस वालों को जो भी इस कमरे में खड़े थे उनको आने वाली जिंदगी भर डराता रहेगा। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने इस अलमारी का दरवाजा खोला, इस अलमारी के अंदर 4 बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए थे, कैंस रखे हुए थे जिनको हम जरीकन भी बोलते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर इन 4 ड्रम्स को रखा गया था बल्कि इनको बहुत ही परफेक्ट तरीके से सील भी किया गया था। यहाँ इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इसके किनारे को जो ढक्कन और उसके जो ड्रम का जो किनारा होता है जहां पर वो ढक्कन बंद होता है, उस पूरे किनारे को सिलिकॉन से सील किया गया था ताकि बाहर की हवा अंदर ना जा सके और अंदर की हवा बाहर ना आ सके। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने देखी तो पुलिस वाले सीधा याडविगा की तरफ मुड़े और पूछने लगे कि हाँ जी मैडम बताओ इसके अंदर क्या है। याडविगा ने कहा कि हम इन ड्रम्स के अंदर अपने पुराने कपड़े वगैरह रखते हैं और उन्हीं कपड़ों को संभाल कर हमने इस अलमारी के अंदर रखा हुआ था। पुलिस वालों ने कहा ठीक है कपड़े तो रखते हो, लेकिन कपड़े क्या वो सोने के बने हुए हैं जो तुम इसको इतनी संभाल के रख रहे हो, वो एक ड्रम के अंदर, वो भी इतने बहुत ही परफेक्ट तरीके से पैक करके, इसका क्या मतलब है। जिस टाइम पर ये पूरी रेड चल रही थी उस टाइम पर याडविगा तकरीबन 6 महीनों की प्रेग्नेंट थी और वो बार बार यही बोल रही थी कि मैंने इन ड्रम्स के अंदर अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रखे हुए हैं और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी मेरा नया बच्चा जो पैदा होगा उसके लिए कपड़े काम आएंगे, आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ ये शक हो रहा था कि कपड़े कोई भी रखता है अलमारी के अंदर रखता है, इस तरीके से ड्रम के अंदर सील करके तो कोई नहीं रखता। उनको शक हो चुका था। उन्होंने एक ड्रम को खोलने की सोची और जैसे ही उसका वो सिलिकॉन वाला जो पूरा वो लगा हुआ था उसको उखाड़ा गया और बाद में ढक्कन खोलकर अंदर झांका गया, तो जैसे ही वो ढक्कन खुला उसके अंदर से बहुत तेज बदबू पुलिस वालों के चेहरे के ऊपर आकर लगी। सभी पुलिस वालों ने अपने नाकों को पकड़ा और ड्रम के अंदर झांक कर देखने लगे। उस ड्रम के अंदर ऊपर काफी सारे कपड़े मौजूद थे। सभी कपड़ों को एक एक करके बाहर निकाला गया और इन्हीं कपड़ों के नीचे एक बच्चे की लाश मौजूद थी। बहुत ही छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, एक लड़का। जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी उनको विश्वास नहीं हुआ कि ड्रम के अंदर तो लाश है, अभी एक ड्रम खुला है, 3 और खुलने बाकी थे। एक एक करके सभी ड्रम्स को खोला गया और इन ड्रम्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि 5 और 4 साल के एडम और कामिल की लाशें थी और इसके अलावा 2 नवजात बच्चों की लाशें, यानी कि टोटल 4 लाशें पुलिस वालों को इन 4 ड्रम से मिली। जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी आंखों के सामने अभी क्या देख रहे हैं। नवजात बच्चों की और साथ ही 5-5 साल के 2 लड़कों की लाश इस तरीके से जरीकन के अंदर बंद करके ऊपर से सील करके अलमारी में रखी गई थी। उसी मौके पर याडविगा को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछने लगे कि आखिर क्रिस्टोफ कहाँ पर है। याडविगा ने देरी ना करते हुए बता दिया कि वो पास ही के पार्क में मोनिका को घुमाने के लिए लेके गया हुआ है। पुलिस सीधा उस पार्क में पहुंची। घूमते हुए इस क्रिस्टोफ को मोनिका के साथ हिरासत में लिया गया। मोनिका को उसे अलग करके एक अलग शेल्टर होम में भिजवाया गया और अब इन दोनों से यानी कि याडविगा और क्रिस्टोफ से पूछताछ की जानी थी कि हाँ भाई जो तुम्हारे घर के अंदर इन 4 ड्रम्स के अंदर जो ये अमानत मिली है ये सब क्या है, इसका पूरा सच बताओ। और यकीन मानिए इसके बाद से ही बहुत ही भयंकर डिटेल्स निकलकर सामने आई। यहाँ पर सबसे पहले याडविगा से पूछा गया कि 4 बच्चे तुम्हारे इस तरीके से कैसे मारे गए, क्या तुमने उनको मारा या फिर क्या हुआ उनके साथ। याडविगा ने बताया कि हाल ही में जो मेरे 2 और बच्चे पैदा हुए थे, उन तीनों बच्चों के बाद भी मेरे 2 और बच्चे पैदा हुए थे। हम उन दोनों बच्चों को नहीं पालना चाह रहे थे, बजाय किसी को गोद में देने के हमने उनको मारने का सोचा और उनको मारकर बजाय कहीं ठिकाने लगाने के हमने उनको जरीकन में बंद किया, ऊपर उनके कपड़े रखे और बस उनको सील करके हमने एक एक जरीकन भरना शुरू कर दिया। ये सारा कांड तकरीबन 4 से 5 सालों पहले से चल रहा था। सबसे पहले इस घर के बड़े लड़के यानी कि एडम की लाश को इस जरीकन के अंदर ठिकाने लगाया गया था और जैसे ही एडम की मौत के बारे में कामिल को पता लगा, अब कामिल बेचारा पहले ही किडनी से पीड़ित था, उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं थी, तो जैसे ही अपनी भाई की मौत के बारे में उसे समझ आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए याडविगा ने उसे कुछ गोलियां खाने के लिए दी। रात के टाइम पर वो गोलियां दी थी तकरीबन 4-4.5 सालों पहले, लेकिन सुबह होते होते उन गोलियों की वजह से रिएक्शन उसके शरीर में फैल चुका था। कामिल और ज्यादा बीमार पड़ चुका था। अब आप यहाँ खुद सोच कर देखिए, अपने बीमार बच्चे को कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसका इलाज करने के उसने क्रिस्टोफ को बताया। अब आप सोच कर देखिए, क्रिस्टोफ पहले ही कामिल से बहुत ज्यादा दुश्मनी खाकर बैठा हुआ था उसकी पोटी वगैरह की वजह से, और यहाँ जैसे ही क्रिस्टोफ ने कामिल को देखा उसने जस्ट कामिल को उठाया, सीधा बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में जो उनका वो टब बना हुआ था नहाने के लिए, उसको पानी से भरा, और जब यहाँ क्रिस्टोफ उस टब के अंदर पानी भर रहा था उसको लग रहा था कि उसका बेटा अभी तक मर चुका है क्योंकि वो खड़े खड़े ही नीचे गिर चुका था। लेकिन अब आप सोच कर देखिए, उसने अपने बेटे के चेहरे को तब तक उस टब के अंदर डुबा कर रखा जब तक वो प्रॉपर पूरी तरीके से मर नहीं गया। वो जस्ट कंफर्म करना चाह रहा था ये पानी भर के कि क्या सच में उसका बेटा मर चुका है या नहीं। अपने 2 बेटों की लाशों को बैरल में भरने के बाद, ठिकाने लगाने के बाद,
उसके बाद भी याडविगा 2 बार और प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही 2 बार और बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, उनको पैदा होते ही मारकर इसी तरीके से जरीकन के अंदर डालकर ऊपर कपड़े डालकर बाहर सिलिकन से पैक कर दिया गया। और अब आप सोच कर देखिए, ये चारों जरीकन पहले बालकनी के अंदर रखे हुए थे और याडविगा और क्रिस्टोफ को ऐसा लग रहा था कि अभी भी इनके अंदर से स्मेल आ सकती है, इसलिए हम इसको बालकनी में ही रख देते हैं, जो भी स्मेल होगी ऊपर हवा में चली जाएगी, एटलीस्ट घर के अंदर स्मेल नहीं होगी। जब उनको एहसास हुआ कि नहीं इसके अंदर तो स्मेल नहीं आ रही, उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको सील किया है। उसके बाद ही उन्होंने उन चारों ड्रम्स को बाहर बालकनी से उठाकर अंदर इस अलमारी में रखा और प्रॉपर उस अलमारी को बंद कर दिया। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि ये सारा कुछ सीन बेचारी छोटी सी बच्ची मोनिका की आंखों के सामने किया गया था। उसको सब पता था कि आखिर उसके माता पिता कर क्या रहे हैं। अब क्योंकि ये याडविगा और क्रिस्टोफ आस पड़ोसी से तो मिलते नहीं थे, ना ही उनको कुछ बताते थे, अपनी जिंदगी के बारे में उनको कोई मतलब नहीं था, इसलिए आस पड़ोसियों को कभी पता ही नहीं चला कि याडविगा कभी प्रेग्नेंट है भी या नहीं। इसके अलावा याडविगा के सभी बच्चों की डिलीवरी घर पर ही की गई थी, वो भी क्रिस्टोफ के द्वारा। ये खुद डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था, ये सवा IQ वाला है चटपटा सा। खैर जो भी था, अब तीसरी बार फिर से एक और नवजात बच्चा आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया। मोनिका से जब पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उसने सब कुछ रोते रोते बताया कि कैसे उसके सामने ही उसके चारों भाई बहनों का मर्डर उसके ही माता पिता ने किया। ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि वो उन चारों बच्चों के साथ, मरे हुए बच्चों के साथ सारे त्योहार वगैरह भी सेलिब्रेट करते थे। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जितने भी 4-5 क्रिसमस इन सालों में बीते, उन सभी क्रिसमसेस के ऊपर जो भी केक काटते पूरा परिवार मिलकर, मोनिका, क्रिस्टोफ और याडविगा मिलकर, उसके बाद उन केक के अंदर से 4 अलग अलग टुकड़े काटकर चारों टुकड़े अलग अलग ड्रम्स के ऊपर रखते। और सिर्फ यही कारण था बेचारी मोनिका की उस डर का, उसी डर की वजह से मोनिका किसी भी हालत में इस फ्लैट से बाहर निकलना चाह रही थी, अपने माता पिता से दूर भागना चाह रही थी। वो बार बार पड़ोसियों को ये कह रही थी कि उसको इस फ्लैट के अंदर नहीं रहना, सिर्फ इसलिए ताकि उसके माता पिता कहीं उसे भी ना मार डालें। वो बेचारी कितना कोशिश कर रही थी उस खिड़की से कूदने की, कभी बालकनी से कूदने की, कभी खिड़की से नीचे लटकती, बालकनी से नीचे लटकती, लेकिन कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये बच्ची ऐसा कर क्यों रही है। एडम और कैमिल की बॉडीज को पूरे 4 सालों तक इन ड्रम्स के अंदर रखा गया। इसके बाद एक बच्चे की बॉडी को 2 सालों के लिए और एक बच्चे की बॉडी को तकरीबन 1 साल तक इन बैरल्स के अंदर बंद करके अलमारी के अंदर रखा गया। याडविगा और क्रिस्टोफ दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन दोनों को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे तो ये बहुत कम थी, ऑब्वियसली इनको मौत की सजा देनी चाहिए थी, लेकिन खैर बाद में याडविगा ने जेल के अंदर ही एक और छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और इस छोटी सी बच्ची के साथ मोनिका को भी एक इटालियन परिवार ने, बहुत अच्छे परिवार ने गोद ले लिया और ये छोटी बच्ची और मोनिका दोनों इटली शिफ्ट हो गए। याडविगा की सज़ा को कम करके सिर्फ 25 साल तक रखा गया और जल्दी ही याडविगा उस जेल से बाहर भी आने वाली है। उसको 25 साल पूरे होने वाले हैं, 1-2 सालों में पूरे हो जाएंगे। आज भी वो पोलैंड की उसी जेल के अंदर बंद है और अपनी सज़ा पूरी होने का इंतजार कर रही है। खैर क्रिस्टोफ भी उसी जेल में बंद है, लेकिन वो कभी इस जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर अगर आपको इस केस से रिलेटेड कुछ फोटोज़ वगैरह चाहिए हो जो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं रात को 9 बजे या फिर सुबह 9 बजे तक इस केस से रिलेटेड कुछ फोटो स्टोरीज में लगा दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनली भी मांग सकते हैं। वहाँ पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज रील्स में भी डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सिद्धार्थ सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद।